नमस्कार विद्वान साथियों। काफी साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें टीचर वेलफेयर फंड के स्कॉलरशिप की जानकारी दी जाए। जो टीचर वेलफेयर फंड है उसके बारे में जानकारी दी जाए। देखिए यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर देखिए, यहाँ पर ये टीचर वेलफेयर फंड का ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है। इस पर आप देख सकते हैं गौर से। ये हमारा जो टीचर वेलफेयर जो ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तमाम जानकारी देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट का प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे हम आपको, कि किस प्रकार से अप्लाई करना है, कौन कौन से दिशा निर्देश हैं उनके बारे में जानकारी दे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा दिशा निर्देशों पर ध्यान दे देते हैं कि दिशा निर्देश क्या कह रहे हैं। देखिए, अध्यापक कल्याण कोष न्यास छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित जो नियम है उसके बारे में। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के शिक्षकों और शिक्षाओं के आश्रितों को छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1965 और 1966 में अध्यापक कल्याण कोष न्यास की स्थापना की गई है। और कार्यालय के निर्देश में पुस्तिका के अनुसार कोष का उपयोग शिक्षकों और शिक्षिकाओं के और उनके आश्रितों की वास्तविक कठिनाइयों और आपत्तियों की सहायता के लिए किया जाएगा। इस कोष का उपयोग शिक्षकों और शिक्षिकाओं के सामूहिक कल्याण के कार्यों के लिए किया जा सकता है। इसके उपरांत समय समय पर आयोजित न्यास की बैठकों में निर्णयों में संशोधन और परिवर्तन के उपरांत नियमानुसार नियम प्रचलित किए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से नियम है जिसके अनुसार हम छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल माना जाता है। शिक्षक या शिक्षिका का अर्थ उस शिक्षक शिक्षिका से है जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में 5 वर्ष से अधिक अध्यापन कार्य में संलग्न है और कम से कम 2 वर्ष तक सेकेंडरी या प्रवेशिका या उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ उपाध्याय कक्षाओं से संबंधित हो या रहे हो, या साथ में ही बोर्ड की उत्तर पुस्तिका जांचने हेतु कम से कम 3 बार पर्यवेक्षक का कार्य किया हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर आता है काफी साथियों के, कि क्या सभी के सभी टीचर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, नहीं साथियों, यहाँ सारे के सारे टीचर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सेवाएं दी हैं, यानी कम से कम उन्होंने 3 साल तक, यानी परीक्षक की भूमिका रही है, 3 साल तक कॉपियां चेक किए हैं, वो ही उन्हीं को एक आईडी अलॉटमेंट होती है और उसी आईडी और मोबाइल नंबर अलॉटमेंट होते हैं। उसी के माध्यम से उसी के पुत्र पुत्रियों को ही यह छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी। बाकी जो ये साथी जो वास्तव में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच नहीं की है, तो वो इसके लाभार्थी नहीं है। अब देखिए छात्रवृत्ति के लिए पात्रता सामान्य नियम। छात्रवृत्ति के सेवारत शिक्षक या शिक्षिका का पुत्र या पुत्री या पत्नी या पति को दी जाएगी। शिक्षक या शिक्षिका के स्वयं या पति में दिवंगत या सेवारत शिक्षक शिक्षिका के परिवार के समस्त साधनों का वार्षिक आय यदि 14 लाख और या इससे कम है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। छात्रवृत्ति सीनियर सेकेंडरी और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च अध्ययन करने वालों को दी जाएगी। यानी जो कर्मचारी हैं उसके बच्चे जो हैं उच्च अध्ययन करते हैं उनके लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 12 उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो सेकेंडरी और उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी तकनीकी और व्यावसायिक बिजनेस व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी, उसी में यह स्कॉलरशिप प्रदान की जा रही है। इसके अलावा परिवार के कई पुत्रों और पुत्रियों में से केवल एक ही पुत्र या पुत्री को यह छात्रवृत्ति दी होगी। यानी एक ही पुत्र या पुत्री को यह छात्रवृत्ति होगी। एक से अधिक आवेदन करने पर समस्त आवेदन क्या कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। एक से ज्यादा आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो एक ही पुत्र या पुत्री को में से किसी को भी, एक ही बच्चे को छात्रवृत्ति ये प्रदान की जाएगी। यदि किसी कार्मिक के 2 पुत्र हैं, दोनों के दोनों व्यवसायिक कोर्स कर रहे हैं, तो उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। छात्रवृत्ति केवल एक सत्र में ही दी जाएगी, केवल एक ही सत्र में दी जाएगी। अगले सत्र में छात्रवृत्ति चाहने हेतु पुनः उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्या करना होगा, वापस आवेदन भेजना होगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी
या परिवार की आय 14 लाख से वार्षिक आय से अधिक होने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। इन दो कंडीशन है कि आपको पहली बार आवेदन करना है, उसी सत्र आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। वापस अगले सत्र में यदि छात्रवृत्ति चाहते हैं तो पुनः आपको आवेदन करना होगा, और पुनः आवेदन तभी वैलिड माना जाएगा, एक तो आपको अनुत्तीर्ण नहीं होना है, और एक पिता की जो आय है वो 14 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति अध्यापक के परिवार के आय और विद्यार्थी के परीक्षा फल के आधार पर दी जाएगी। छात्रवृत्ति केवल नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को 10 माह के लिए देय होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के पश्चात निम्न पूर्तियों को अंतिम तिथि तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रेषित किया जाएगा। अब कौन कौन सी चीजें? विद्यार्थी का शिक्षण संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण, शिक्षक और शिक्षिका के वर्तमान या अंतिम संस्था का प्रमाणीकरण होना चाहिए। इसके अलावा गत परीक्षा के उत्तीर्ण अंक तालिका साथ में लगानी होगी। शिक्षक या शिक्षिका स्वयं की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र फॉर्म नंबर 16, या पति पत्नी भी सेवारत हैं तो उनके आय प्रमाण पत्र 16 यानी फॉर्म नंबर 16 देना है। राशन कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि, और आवेदन पत्र में अंकित बैंक सूचना या नाम, पूर्ण पता और IFSC कोड आदि के सत्यापन हेतु छात्र के बैंक खाते की पासबुक, प्रमाणित प्रतिलिपि या एक निरस्त चेक जिसमें उक्त समस्त सूचनाएं मुद्रित हो वो संकलन करनी है। अब यहाँ पर उपयुक्त संकलन मूल आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक निम्न पते पर पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्रों पर निरस्त माने जाएंगे। और ये पता है आपको सचिव अध्यापक कल्याण कोष, न्यास, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की। स्वीकृति की जाने वाली छात्रवृत्ति निम्नानुसार होगी। छात्रवृत्ति की जो दरें होगी देखिए, यदि महाविद्यालय या BSTC या ITI पंच या पंचवर्षीय LLB या कंप्यूटर साइंस या सेकेंडरी या समकक्ष छात्रों को तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा हेतु 300 रुपए प्रति माह, पॉलिटेक्निक या समकक्ष डिप्लोमा नर्सिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपए प्रति माह, BEd या MEd हेतु 600 रुपए प्रति माह, तकनीकी और व्यवसायिक और मेडिकल आयुर्वेद इंजीनियर या MBA वेटनरी या IIT या PhD हेतु 750 रुपए। ठीक है, छात्रवृत्ति उन्हीं को दी जाएगी जिसके किसी अन्य स्रोत से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक सहायता। दिवंगत शिक्षक या शिक्षिका के परिवार की आर्थिक सहायता के रूप में 15,000 रुपए है, और बोर्ड परीक्षा के कार्य के दौरान यदि असामयिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए राशि सहायता दे होती है। बोर्ड परीक्षा के दौरान यदि कोई ऑन ड्यूटी यदि कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए होता है। और गंभीर बीमारी पर, कैंसर या स्थायी रूप से अपंग होने पर शिक्षक और शिक्षिकाओं को एक मुश्त राशि 15,000 रुपए आर्थिक सहायता दे दी की जाएगी। तो ये संपूर्ण जानकारी थी जो आपको देने का पूरा प्रयास किया गया। अब थोड़ा सा दिशा निर्देशों पर हम नजर डालते हैं कि देखिए यहाँ पर हमारे को जो आवेदन पत्र है उसके बारे में, आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कल्याण 2023-24 का परफॉर्मा आपको दिखाया जा रहा है। ये आवेदन परफॉर्मा, आवेदन पत्र में बोर्ड कार्यालय के प्राप्त होने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपको अंकित करनी है। उसके बाद आवेदन पत्र पर आवश्यक दस्तावेज, शिक्षक और शिक्षिका के वर्तमान और अंतिम संस्था का प्रमाण पत्र, छात्र के शिक्षण संस्था के प्रधान का प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र सहित सचिव अध्यापक कल्याण कोष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को ये प्रेषित करना है। ध्यान रखना, आवेदन पत्र भरने से पहले प्रत्येक बिंदु को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, और छात्रवृत्ति प्रदान करने के निर्णय होने के पश्चात गलत सूचना या अनुज्ञा के तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण और अधूरा विवरण और निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति की राशि सीधे खाते विद्यार्थी के व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा कराई जाएगी, इसलिए बच्चे का व्यक्तिगत खाता होना चाहिए। विद्यार्थी स्वयं के नाम पर अपना खाता इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरिंग सिस्टम किसी भी बैंक में खुलवाए। अब ये पूरी सूचना है, ये आपको सूचना भरनी है। आपके पास पूरी जो विशेष रूप से जो मांगी गई है, नाम, पिता का नाम, माता पिता का क्या व्यवसाय था, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ऑफ स्टूडेंट, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, कॉलेज कौन सी है, मोड ऑफ कौन सी क्या कर रहे हो, टाइप ऑफ प्रोग्राम, कोर्स ऑफ टेकन, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये तमाम जो जानकारी है ये आपको भरनी है जो विशेष रूप से मांगी गई है। इसके अलावा पिछले साल का जो गत वर्ष का परिणाम है वो भरना है। इसके अलावा यहाँ पर बैंक डिटेल भरनी है, और प्रेजेंट में डिटेल स्टूडेंट माता पिता की यहाँ पर विवरण भरना है। और इस प्रकार से ये समस्त विवरण भरते हुए यहाँ विद्यार्थी के पूर्ण साइन होने चाहिए, और यहाँ पर माता पिता के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। और ये छात्रवृत्ति का जो आवेदन है इसकी संपूर्ण यहाँ पर जानकारी आपको
दे दी गई है। ध्यान रखना ये कैपिटल लेटर में पढ़ना है। और लॉगिन करने के लिए क्या करना है आपको बता दिया मैंने कि आपको वहां पर सर्वप्रथम आपको आवेदन वाले लोग पेज पर जाना है, ध्यानपूर्वक दिशा निर्देश पढ़ने हैं। आवेदक की सुविधा के लिए लॉगिन पेज पर दिए गए प्रपत्र का अवसर प्रिंट कर सकते हैं। आवेदन परीक्षक की उसमें एम्प्लॉय आईडी और या मोबाइल नंबर भरकर लॉगिन कर सकते हैं, किंतु यदि आप प्रेक्षक का मोबाइल नंबर बोर्ड में पंजीकृत नहीं है तो निर्देशानुसार वांछित सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराकर मोबाइल नंबर पंजीकृत कराएं। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन के तुरंत बाद आपको फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। भरने के बाद नीचे दिए गए दिशा निर्देशों को पालना करनी है। तो ये इस प्रकार से आप फॉर्म फिल करके आप अपना ऑनलाइन यदि नहीं है तो इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं अपने, और इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप साथियों हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपको चेक का रजिस्ट्रेशन करना है, आश्वस्त हो जाना है लॉक करने से पूरे कि सारे के सारे डेटा सही भरे गए हैं। फाइनली रजिस्ट्रेशन में सबकी दिशा निर्देश, इसके अलावा हस्ताक्षर में सील प्रमाणित कराकर बोर्ड को भेजनी है। कोई भी अधूरे दस्तावेज नहीं भेजने हैं। प्रिंट किए गए सभी प्रपत्र या आवश्यक प्रपत्र दिशा निर्देश बोर्ड के अनुसार डाक द्वारा प्रेषित करना है। फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है। एक ध्यान रखना विशेष रूप से यहाँ पर देखिए जो साइट है इस पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पूरी आपको क्या बढ़ना है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर अपनी जो परीक्षक क्रमांक है वो यहाँ पर बढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ परीक्षक क्रमांक बढ़ना है, और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बढ़ना है, मोबाइल नंबर बढ़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं बाकायदा। ये जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ पर बोर्ड की साइट पर भी उपलब्ध है, आप आराम से इनको फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका जो समय है 10 बजे से लेकर 5 बजे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको बता देता हूँ। ये लास्ट डेट यहाँ पर ही आती है हमेशा। ये लास्ट डेट है देखिए 14/11/2024, 14/11/2024 रखी गई है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका आवेदन करें, समय कम है आपके पास, और इसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।